स्वर्णिम टीवी पर देखें हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम। नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शेखर से कुलदीप झा की खास नमस्कार, बातचीत। मैं कुलदीप झा स्वर्णिम टीवी के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित शेखर। आज हम इनसे जानेंगे नाक कान और गले से संबंधित सारी परेशानियां और उपाय। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जन्मजात बहरापन और किसी कारण से जो बहरापन आ जाता है आदमी में, दोनों में से कौन सा क्यूरेबल है और कहाँ तक जन्मजात बहरेपन को क्योर किया जा सकता है? देखिए, जन्मजात बहरापन आज के आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें कम्प्लीटली क्योरेबल आप इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर बच्चे को 5 साल की उम्र के पहले अगर इस बात का चेकअप हो जाए, सारा टेस्ट करके दे हम लोग कंफर्म कर पाएँ कि ब्रेन का फंक्शनिंग नॉर्मल है, सिर्फ कान से सुनाई में कमी है, तो जो बच्चा 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाता वो उसके बाद फिर कभी बोल नहीं सकता। लेकिन 5 साल की उम्र के पहले अगर बच्चे का सुनाई को इम्प्रूव किया जा सके किसी तरीके से, तो ब्रेन में जब साउंड वेव्स जाएगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है। 5 साल की उम्र तक अगर बच्चा थोड़ा बहुत बोलना सीख जाता है तो वहाँ से उसको फिर ट्रेन करके नॉर्मल सुनाई करना पॉसिबल होता है। नॉर्मल इसलिए नहीं कहेंगे कि बच्चे को मशीन तो लगाना ही पड़ेगा, कान के अंदर ऑपरेशन करके एक मशीन लगेगा तो सबसे नॉर्मल हियरिंग होगा, लेकिन वो मशीन होता बहुत महंगा है। कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं इसको। ये इम्प्लांट सबसे सस्ता इम्प्लांट 5.5-6 लाख का है, लेकिन इम्पोर्ट होता है इंडिया में, बनता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि मशीन का जो भी टैक्सेस और ये सब है वो आप उसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो लगेगा ही। लेकिन इम्प्लांट अगर हो गया तो बच्चा मेरे आपके जैसा सुनेगा। अगर कॉक्लियर इम्प्लांट कराने में सक्षम ना हो माँ बाप, तो उस स्थिति में जो डिजिटल हियरिंग एड्स है वो दोनों कान में लगा के बच्चे को पहले सुनाई, नॉर्मली जो बच्चा बिल्कुल पैदा होकर नहीं सुन रहा है, पैदा होते हुए अगर बच्चे को आप देखें तो कुछ दिन तक आवाज़ की तरफ देखता है ध्यान से, माँ का आवाज़ पहचानने का कोशिश करता है, धीरे धीरे अकस्टम्ड होता है ब्रेन उसका आवाज़ से, और फिर वो धीरे धीरे जो जिस भी भाषा में लोग माँ बाप बात करता है घर में, हिंदी में है तो हिंदी के शब्द समझना शुरू करता है, अंग्रेज के यहाँ है तो अंग्रेजी शब्द समझना शुरू करता है। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा फिर वर्ड का मतलब रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से, कि अगर आप उसको दिखा के टॉर्च बोलते हैं टॉर्च, तो धीरे धीरे समझता है, पानी तो समझने लगता है। ये डेवलपमेंट में टाइम लगता है। ये डेवलपमेंट ब्रेन का 5 साल के बाद नहीं हो सकता। तो अगर वो टाइम दिया जाए तो बच्चा मशीन लगा के ही सुन के बात को समझने लगता है, तो वो नॉर्मल बोलने लगता है। और परमानेंट इलाज वही है कि अंदर मशीन लगाया जाए ऑपरेशन करके, कॉक्लियर इम्प्लांट। उस इम्प्लांट को भी साउंड रिसीव करने के लिए बाहर से सिग्नल रिसीव करने के लिए मशीन लग चाहिए। तो ये प्रक्रिया है जो इसको जो थोड़ा लंबा है, टाइम टेकिंग है, खर्चीला है, लेकिन इलाज है। आज के डेट में एटलीस्ट दरभंगा और आसपास के इलाकों से कम 15 से 20 बच्चा ऐसा है जिसका इम्प्लांट पिछले 5 साल में मेरे कहने पर या और बाहर से करा के यहाँ आया थेरेपी कराने। ऐसा बच्चा है जो लोग को आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया जा सकता है कि बिल्कुल नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, क्लास में अच्छा करता है, नॉर्मल रेगुलर स्कूल, मूक बधिर स्कूल में नहीं। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। और इलाज ये हो गया आपका कंजेनाइटल जो आप बोल रहे हैं, पैदाइशी। कुछ बहरापन इस वजह से होता है कि कान बहते बहते आदमी बहरा हो गया, उसमें भी अगर समय पे अगर कान का ऑपरेशन करा लिया जाए, बीमारी दूर कर दी जाए, तो सुनाई जितना भी कम हो गया हो उतना पे बच सकता है। और अगर वहाँ भी अगर सुनाई में कमी पूरी कंप्लीट न सूख गया तो भी ये इम्प्लांट काम करता है। तो एक तरीके से कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत ही क्रांतिकारी डेवलपमेंट है इंडिया में पिछले 10-12 साल से, लेकिन अभी तक कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका है। होता हमारे यहाँ दरभंगा में भी है, लेकिन इतना खर्चा करेगा कौन दरभंगा, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है। और कुछ चीज़ें जिसमें कि सडन पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, उसकी वजह से सुनाई में कमी हो गई, ऐसे कंडीशन में तो 100% क्योर रेट, मतलब आप मरीज को इम्प्लांट लगाइए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रचार का और ज़रूरत है। जब तक प्रचार होगा नहीं तब तक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई
मदद करने आता भी नहीं। तो जब तक उन लोगों को पता चलेगा, किसी को आप एडवोकेट कीजिएगा, समझाइएगा, तभी वो आके आपके पास ट्रीटमेंट के लिए मदद भी देगा। हाँ, फाइनेंशियल एड मिलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, मिलना, उसके लिए नंबर ऑफ केसेस चाहिए। तो यहाँ पे उस तरह का जो कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम लोग कर सकें। हम लोग कोशिश में लगे हैं, देखिए क्या हो पाता है। कोशिश तो हो रही है कि अगले कुछ दिनों में। जहाँ तक आपने कान बहने की बातें कही है, तो कान बहने के कारण क्या हैं? और कान बहने पे बहुत लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि मतलब कुछ नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या उपचार उनको करने चाहिए और कैसे डॉक्टर से उनको दिखलवाना चाहिए, तुरंत में दिखलवाना चाहिए? देखिए, आम धारणा है कि बच्चों में कान ऐसे फटता है, बहता है, जो गाँवों में आप सुनते हैं। अब बेसिकली बात यह है कि कान बहने का जो भी कारण है, जो प्रक्रिया है जिसमें कि कान में सर्दी का असर होता है, बच्चों में टॉन्सिल इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम होता है, कान में तेल, लकड़ी, आदत के तौर पे लोग गांव में बच्चा लोग नहलाते समय कान में तेल डाल दो, ये सब करता है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कान में तेल, लकड़ी, पानी, इन्फेक्शन नहीं जाने दें बाहर से, तो सिर्फ एक ही तरीका होता है उनके कान में प्रॉब्लम होने का, वो सर्दी की वजह से। तो सर्दी का अगर ध्यान रखा जाए, अगर बच्चे को सर्दी हो, इमीडिएटली इलाज कराया जाए, किसी भी बच्चे के डॉक्टर या ईएनटी के डॉक्टर को दिखा लेने से आपको वो कान का कॉम्प्लिकेशन, पर्दा का छेद हो गया तभी कान बहेगा। और पर्दे में छेद तो एक कॉम्प्लिकेशन हुआ कि आप इलाज नहीं कराए टाइम पे, या कुछ बनावटी कारण से होता है। बचपन में पैदाइशी स्टेशन ट्यूब, एक रास्ता होता है कान से नाक के पिछले हिस्से में, उसमें कोई डिफेक्ट हो बच्चे में, बच्चा का नॉर्मली भी छोटा होता है रास्ता, तो जल्दी इन्फेक्शन कान में जाता है। तो ये सब चीज़ को अगर गार्जियन को एजुकेट किया जाए कि सर्दी होता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका इलाज हो, बच्चे को लिटा के दूध नहीं पिलाइए, नाक अगर जाम हो तो उसका जो भी, क्योंकि बलगम नाक में पिछले हिस्से में जमा होगा तो कान में इन्फेक्शन जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ है, लेकिन ये सब एक तो जनरल पब्लिक को समझने की ज़रूरत है, और प्लस आप किस इमीडिएट दिखाना है। हमारे समाज में इस एरिया में ये बहुत प्रॉब्लम है कि तब तक के लिए दवा ले लो कहीं से। तो ये सब चीज़ अगर करेक्ट नहीं होगा तो बच्चों का ये प्रॉब्लम होगा। इसी की वजह से शायद कान का प्रॉब्लम हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि देखा गया है कि गांव में, जैसा आपने भी कहा है कि कान में दर्द होता है तो लोग सरसों का तेल ले लेते हैं, तो वो तेल लेना उनके लिए कितना दुष्परिणाम दे सकता है? बहुत ज़्यादा। देखिए, तेल में फंगल स्पोर्स होता है। ताज़ा, पहले के ज़माने में लोग ताज़ा तेल पेड़ के ताज़ा यूज़ करता था। आजकल क्या होता है, लोग रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, तो फंगस का स्पोर्स उसमें रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब आप गर्म करके तेल डालते हैं तो बिल्कुल जो फंगस को उगने के लिए, फंगस मतलब वो जो आप ब्रेड पे इस पे देखते हैं काला काला लग जाता है, वो फंगस को ग्रो करने के लिए जितना जो टेम्परेचर चाहिए, जितना तापमान, जो नमी चाहिए, वो सब कान में उसको बहुत एडिक्वेट मिलता है। तो इसलिए वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन का एक कैरेक्टर है कि वो चमड़े को धीरे धीरे गलाता है। तो धीरे धीरे वो पर्दे में छेद, अगर आपका ज़्यादा टाइम चल जाए इन्फेक्शन, तो पर्दे में छेद हो ही जाएगा। तो पर्दे में छेद होना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। प्लस अगर अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो कान नोच रहा है, भारी हो रहा है, तो और नोचते रहिएगा और करते रहिएगा, तो इन्फेक्शन और बढ़ता है। इसलिए ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपने मोबाइल में लाउड म्यूजिक सुनते हैं, या घर में लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं और ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना सही है? और अगर ईयरफोन के इस्तेमाल से कानों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और क्या सावधानियां इनके प्रति बरतनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो सबको ही जानते हैं हम लोग कि जो उसका माइक्रोवेव्स है, फ़ोन का, मोबाइल का, जो भी है, ये तो अब खुद अपने आप में नस पे असर करता है। सिर्फ कान में नहीं, ब्रेन पे, आँख पे, हर जगह करता है। ये तो एक बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग आता है कान में प्रॉब्लम लेके, सनसनाहट है, सुनाई में कमी है, भारीपन है। बहुत लोगों को तो चक्कर, बेचैनी, नींद नहीं आना, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से। ओवर यूज़ मोबाइल का तो प्रॉब्लम करता ही है। लेकिन आप ईयरफोन और इसकी बात करें तो कोई भी लाउड साउंड, एनी लाउड साउंड, कहीं पे ड्रम का आवाज़ हो, पटाखे का आवाज़ हो, मोबाइल में आप गाना सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सडन जो लाउड साउंड होता है, ये पोटेंशियली कान की नस को कमज़ोर करने का क्षमता रखता है।
तो अगर आप कान का नस को कंट्रोल अगर के ऊपर जो भी इंसल्ट है, जैसे कि तेज़ आवाज़ की वजह से हो, लकड़ी तेल की वजह से हो, कुछ भी अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो नेचुरली आपका कान पर ज़्यादा अच्छा रहेगा हालत। और बहुत कॉमन है, आप अगर आजकल पेशेंट के ओपीडी में बैठ के देखिए तो 20 to 30% पेशेंट ऐसा है जिसको कि प्रॉब्लम मोबाइल और ये सब की वजह से अपना क्रिएट किया हो। मोबाइल का ईयरफोन आप लगाते हैं, एक तो ये तो है साउंड रिलेटेड। आप जब ईयरफोन कान में लगाते हैं तो प्रेशर होता है, साफ आप करते नहीं उसको, आप दबा के उसको, यहाँ आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है, यहाँ ठीक आ रहा है, रब करते हैं तो अंदर इन्फेक्शन होता है, चमड़ा छिलता है। ऐसे कंडीशन में बहुत बार कान में इन्फेक्शन होना इसकी वजह से, जैसे आप तेल वेल की वजह से होता है वैसे ईयरफोन की वजह से होना, ये सब चीज़ होता है। तो इसको आप जितने हद तक अवॉइड कर सकिए उतना अच्छा होता है। साइनस की बीमारी आजकल आम देखने को मिल रही है, इस बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। साइनस के बारे में एक अगर मोटे मोटे शब्दों में बात किया जाए, साइनस एक कोई बीमारी नहीं है। लोग जनरल बोलता है साइनस हो गया, साइनस हो गया। साइनस कोई बीमारी नहीं है। बीमारी एक्चुअली साइनस एक खोखला जगह है, आँख के नीचे, आँख के ऊपर, आँख के बीच में और आँख के पीछे, इसको साइनस बोलते हैं। ये हड्डी नहीं तो बहुत भारी होता चेहरे का, इसको हल्का करने के लिए साइनस एक खोखला जगह होता है। इसमें नॉर्मल कोर्स में भी एलर्जी होता है तो बलगम, सर्दी होने से बलगम जमा होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी हो या ये साइनस का रास्ता ब्लॉक होने लगे तो साइनस में इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होता है। कभी पाँच बढ़ जाता है, उसको पॉलिप बोलते हैं, कभी सिर्फ एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये सब ज़्यादा आजकल होता है, खास करके आजकल प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फ्रेश एयर की कमी, लोग घर में एक कमरे में बंद रहते हैं, वेंटिलेशन की कमी, ये सब कारण से आजकल थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इसको अवॉइड किया जाए, थोड़ा फ्रेश एयर, एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज किया जाए तो काफ़ी हद तक एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। गर्मियों के दिनों में देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों की परेशानी रहती है क्योंकि नाक से ब्लड आ जाता है। इसके क्या कारण हैं और किस तरीके से इस चीज़ से बचा जा सकता है? गर्मियों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, गर्मी हो या ठंड हो, तो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। कारण अलग होता है। गर्मी में यूजुअली ड्राइनेस की वजह से सूखापन बहुत होता है तो नाक में पपड़ी बनता है, तो सूख के मांस फट सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ठंड के टाइम में नहा के आते हैं, साबुन लगा के निकलते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं तो देह आप नोचना शुरू करता है, ड्राई हो जाता है और वो वहाँ पे ड्राई हो जाता है तो फटता है स्किन। सिमिलरली अगर आप देखिए तो नाक के अंदर का मांस भी अगर सूखेगा तो फटेगा, ब्लीडिंग होगी। और स्पेशली क्योंकि नाक में उंगली करने की आदत है, नाक अगर ठंड के टाइम में नाक जाम हो रहा है तो नाक झाड़ने की आदत, या ठंड के टाइम में बीपी भी बढ़ता है। तो बहुत सारे एल्डरली लोगों को आप देखेंगे, उम्रदराज लोगों को, कि ठंड के टाइम में शाम को या सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्लीडिंग का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। टॉन्सिल भी एक आम बीमारी आजकल देखने को मिल रही है। टॉन्सिल के मेन कारण क्या है? टॉन्सिल तो शरीर का नॉर्मल हिस्सा है। टॉन्सिल में प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो टॉन्सिल में यूजुअली एलर्जिक प्रॉब्लम होने से बहुत कॉमन देखा गया है कि लोग टॉन्सिल का प्रॉब्लम बोलते हैं, टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया, और एक्चुअली वो एलर्जिक प्रॉब्लम होता है कि नाक की तरह गले में भी एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो कभी गले में इरिटेशन, कभी खांसी, कभी गड़ता है, कभी दर्द होता है, और इसको ये लोग समझ लेते हैं कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम। एक्चुअली टॉन्सिल शरीर का हिस्सा है, इसमें इन्फेक्शन अगर है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपना फाइंडिंग्स है, जब उसी को देख के हम बोलते हैं कि टॉन्सिल का प्रॉब्लम है या नहीं। ऐसे यूजुअली टॉन्सिल का इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा होता है, और बाकी जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर एलर्जिक होता है। गले में एलर्जी की वजह से, बोलने की वजह से, गैस की वजह से गले में इरिटेशन, इस का प्रॉब्लम रहता है। और टॉन्सिल कोई बीमारी नहीं है ऐसा, लेकिन अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए बार बार, जैसे पेट के थैली में इन्फेक्शन हो बार बार या पत्थर हो जाए तो हटाना पड़ता है, वैसे टॉन्सिल भी हटाना पड़ता है। और यहाँ पे जब लोग लाउडली बोलते हैं या गाना गाते हैं तो उन लोगों के गले में हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, या उनका आवाज़ देखते हैं तो पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा उसका आवाज़ फटने लग जाता है। इसके क्या कारण है? देखिए, बोलने का तार गले में अंदर होता है जिसका एक नॉर्मल ऑप्टिमल यूज़ है कि इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए हर आदमी के शरीर के हिसाब से। तो अगर आप ओवर यूज़ करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, कुछ भी होगा तो बोलने के तार में पहले सूजन होगा, बहुत दिन लगातार चलेगा तो दाना बन सकता है, गांठ बन सकता है, बोलने के तार की कमजोरी हो सकती है।
किसी भी कंडीशन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर दाना या गांठ बढ़ने लगता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आवाज़ इंप्रूव कर जाता है, लेकिन बेसिक इलाज क्या है, अपना बोलने का तरीका बदलना होता है। चिल्लाना नहीं है, ऊंचा नहीं बोलना है, जल्दी नहीं बोलना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो खास करके जैसे अभी आपको हम नोड्यूल या गांठ के बारे में बता रहे थे, ये इसका नाम ही रख दिया गया सिंगर्स नोड्यूल, टीचर्स नोड्यूल। मतलब जो पढ़ाने और गाना गाने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग ओवर यूज़ करता है वॉइस को। तो अगर ठीक से रियाज करके किया जाए तो लता मंगेशकर को तो 80 साल में नहीं हो, लेकिन होने वाले को जिसको ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक से अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिए, कोई भी मसल का ट्रेनिंग, गले का मसल का ट्रेनिंग करना होगा, आप बिना ट्रेन किए हुए उसको ओवर यूज़ कीजिएगा तो प्रॉब्लम करेगा। ये होता है, और उसका फाइनली इलाज फिर वही है, ऑपरेशन तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप आदत बदलिए नहीं तो दोबारा होगा। तो ये देखा जाए अगर तो कान नाक गले की बीमारियों में 50% से ज़्यादा बीमारी ऐसी है जो कि आप खुद क्रिएट करते हैं, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं है, इस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नाक कान और गले के काफ़ी परेशानियां हैं, हमारे दर्शकों को इसके प्रति आप क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं? अभी तो हमने बहुत सारी बातें की, कान में कुछ कान को छेड़िए नहीं, कोई गंदगी पानी तेल नहीं जाने दीजिए, खुद से साफ करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से सोचते हैं कि कान में गंदगी है, आप साफ करने की कोशिश करते हैं, सफाई से ज़्यादा नुकसान होता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, नाक में उंगली ना करें, नाक झाड़िए नहीं, एलर्जी है तो सर्दी से ठंडे गर्म में मौसम में बचिए, धूल मिट्टी से बचिए, ओवर यूज वॉइस का नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें हमने बात की हैं, ये सारे प्रिकॉशंस तो हैं ही जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ आप नहीं भी समझते हैं, आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में, वो सिर्फ ENT से रिलेटेड नहीं है, हर फैकल्टी में ये प्रॉब्लम है। शायद हार्ट को छोड़ के लोग इलाज नहीं कराना चाहते हैं, लोग अपने शरीर पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। आप बाहर किसी भी देश में जाइए तो मेडिकल इंश्योरेंस ये सब होता है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है, महंगे इलाज का खर्चे के लिए करना पड़ता है। इंडिया में महंगा भी नहीं है बहुत, फिर भी लोग कराना नहीं चाहते, वो लास्ट प्रायोरिटी है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि लोग को अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, छोटे से प्रॉब्लम में मोबाइल आप दिखाने चले जाते हैं कि मोबाइल में प्रॉब्लम है भाई, ठीक करा तो खराब हो जाए, लेकिन शरीर के बारे में लोग सोचता है ठीक हो जाएगा, चलो। इस एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। मेरा सबसे यही कहना रहता है, कोई भी पेशेंट मेरे यहाँ भी आता है, मेरे यहाँ भी, तो कि आप अपना इम्पोर्टेंस समझिए, अपने शरीर का टाइम रहते इलाज कराइए ताकि प्रॉब्लम बढ़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ तो हर पेशेंट या हर आदमी जान नहीं सकता। आपको लगता है थोड़ा सा भी कुछ है तो एक बार चेक कराने में से भागिए मत कि लाइन में खड़ा होना होगा, जाना होगा, पैसा खर्च होगा, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न बन जाएगा। आप समझिएगा तो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, शायद उसको नहीं भी जाना पड़े डॉक्टर के पास, कि कोई तो जाएगा पहली बार, किसी को तो समझना होगा, वो अवेयरनेस जरूरी है। आज हमारे साथ बने हुए थे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित शेखर। तब तक के लिए मैं कुलदीप झा आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ।